ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में प्यार में इतना ताकत होता है कि कोई प्रेमी अपने पिछले जन्म में किए वादों को निभाने के लिए दोबारा जन्म ले सकता है? जी हाँ, आज की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है। तो चलिए कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत में हम वासु नाम के एक लड़के को देख पाते हैं। वासु एक स्ट्रगलिंग फिल्म डायरेक्टर है जो एक बड़े प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत समय से एक शॉर्ट फिल्म पर काम कर रहा है, लेकिन उसे अपनी परफेक्ट फिल्म के लिए अभी तक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं मिला। फिल्म के पहले सीन में वासु अपने दोस्त प्रमोद के कैफे में कुछ लड़कियों का ऑडिशन लेता है, जहां वहां लड़की को रिजेक्ट कर देता है। प्रमोद पूछता है, आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? वासु जवाब देता है, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके बॉडी मूवमेंट से लेकर एक्सप्रेशन तक सब कुछ परफेक्ट हो। इसी बीच वासु एक लड़की को सिगरेट पीते हुए देखता है। उस लड़की का नाम कृति है। वासु तुरंत समझ जाता है कि यही वो कैरेक्टर है जिसकी उसे तलाश थी। वासु और प्रमोद कृति से बात करने जाते हैं, लेकिन वहाँ साफ साफ मना कर देती है। वहाँ कहती है, मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकती। अब वासु और प्रमोद कृति का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाते हैं। कृति के पिता को लगता है कि ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब वासु बताता है कि वहाँ एक फिल्म डायरेक्टर है तो उसका पिता भी इम्प्रेस हो जाते हैं। बाद में वासु कृति को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाता है। उसने कृति की सिगरेट पीते हुए एक फोटो खींच ली थी और उसे धमकी देता है कि अगर उसने मना किया तो वहाँ ये फोटो उसके पिता को दिखा देगा। आखिरकार कृति मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर। यहाँ काम 2 हफ्ते में खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वहाँ अपनी हायर स्टडीज के लिए मुंबई जा रही है। वासु इस बात पर सहमत हो जाता है और अगले दिन से ये शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग के दौरान कुछ लोग कृति से सेल्फी लेने की मांग करते हैं और वहाँ खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि ये लोग उसे छेड़ने की इरादे से आए हैं। जब वहाँ अनकंफर्टेबल हो जाती है तो वासु पहले तो इसे इग्नोर करता है, लेकिन जब बात हाथ से निकलने लगती है तो वहाँ गुस्से में आकर कैमरा स्टैंड से उन पर हमला कर देता है। एक जोरदार फाइट होती है, लेकिन अचानक किसी ने वासु के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वासु के कानों से खून बहने लगता है और उसे मंदिरों की घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे वहाँ खुद पर काबू खो बैठा हो। अब वासु पूरी ताकत से उन लोगों को मारने लगता है। तभी प्रमोद पीछे से उसे पकड़ लेता है और कहता है, वासु वासु। वासु जब हाउस में आता है तो देखता है कि गुंडों को गंभीर चोट लगी है और जिस कैमरा स्टैंड का इस्तेमाल वहाँ खुद को बचाते हुए कर रहा था वहाँ भी टूट चुका है। अगले सीन में वासु अपनी शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर को दिखाता है, जिसे देखकर प्रोड्यूसर काफी प्रभावित होता है। वहाँ फिल्म पर पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाता है और वासु को अगली स्क्रिप्ट 1 महीने के भीतर खत्म करने के लिए कहता है। वासु हर दिन कोशिश करता है कि वहाँ एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सके, लेकिन उसे कोई नया विचार नहीं आता। महीना बीतने वाला होता है, तभी प्रोड्यूसर का फोन आता है, वासु अपनी स्क्रिप्ट कल तक ले आना, क्योंकि मैं कल देश से बाहर जा रहा हूँ, फिर समय नहीं मिलेगा। वासु अपना कमरा बंद करके शराब पीते हुए स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी शराब खत्म हो जाती है, फिर भी वहाँ स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता। काफी देर बाद अचानक वासु के व्यवहार में फिर से बदलाव आता है। उसके कान से खून बहने लगता है और वहाँ अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए पूरी स्क्रिप्ट लिख डालता है। अगले दिन प्रोड्यूसर उसकी स्क्रिप्ट पढ़कर प्रभावित हो जाता है और कहता है, वासु तुम एक बेहतरीन लेखक हो और इस कहानी का क्लाइमैक्स तो अद्भुत है। अब इस पर हम दोनों मिलकर एक फिल्म बनाएंगे। इसी खुशी में वासु अपने दोस्त प्रमोद और कृति को अपने घर पर पार्टी देता है। कृति वासु को उसकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्यारा सा पर्पल रंग का शर्ट गिफ्ट करती है और कहती है, जब तुम एक सफल डायरेक्टर बन जाओगे तो यहाँ शर्ट पहनना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोनों अब एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद प्रमोद वहाँ से चला जाता है और कृति और वासु एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उसी वक्त वासु अचानक फिर से होश खो बैठता है और किसी रोजी का नाम लेने लगता है। यहाँ सुनकर कृति गुस्से में कहती है, तुम मेरे साथ इंटीमेट हो रहे हो और नाम किसी और का ले रहे हो, और उसे धक्का दे देती है, जिससे वासु को फिर होश आ जाता है। वहाँ कहता है, मैंने किसी रोजी का नाम नहीं लिया, मैं किसी रोजी को नहीं जानता। लेकिन कृति कहती है, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, मैंने गलती की तुमसे प्यार करके, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वासु यहाँ सब देखकर हैरान परेशान हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके कान से फिर से खून बह रहा है। अगले दिन वहाँ सारी बातें अपने दोस्त प्रमोद को बताता है। प्रमोद पूछता है, यहाँ रोजी कौन है, मुझे तो बता। वासु कहता है, मैं सच में नहीं जानता कि रोजी कौन है और मैंने उसका नाम क्यों लिया। इस पर प्रमोद कहता है, खैर कोई बात नहीं, कृति भी अब मुंबई चली गई है, तुम भी अपने काम पर ध्यान दो। वासु मन लगाकर अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर देता है। कई महीनों की मेहनत के बाद वहाँ अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करता है और कुछ ही दिनों में यह फिल्म सुपर हिट हो जाती है। वासु जल्द ही फेमस हो जाता है। प्रोड्यूसर कहता है, वासु मुझे बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर विशाल का फोन आया है, वह इस फिल्म की हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं और वे तुम्हें निर्देशक के रूप में चाहते हैं। वासु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले सीन में वासु बॉलीवुड प्रोड्यूसर विशाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आता है। विशाल वासु की फिल्म की जम की तारीफ करता है और साथ ही यहाँ घोषणा करता है कि वासु ने उसके साथ आने वाले 3 फिल्मों में
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में पुलिस आ जाती है और कहती है मिस्टर वासु को कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ सुनते ही मीडिया में खलबली मच जाती है। प्रोड्यूसर विशाल तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है। चारों तरफ लोग और मीडिया वासु की आलोचना करने लगते हैं और उससे अपशब्द कहने लगते हैं। इधर कृति अपनी साइकोलॉजी क्लास ले रही होती है। तब उसके डैड का फोन आता है। वो कहते हैं कृति तुम्हें याद है वहाँ शॉर्ट फिल्म वाला लड़का वासु, उसे पुलिस ने कॉपीराइट केस में गिरफ्तार कर लिया है। मैं तुम्हें न्यूज लिंक भेज रहा हूँ, खुद देख लो। कृति न्यूज ओपन करती है और देखती है कि वासु ने कॉन्फ्रेंस में वही पर्पल शर्ट पहनी है जो उसने उसे गिफ्ट की थी। यहाँ देखकर कृति को महसूस होता है कि उसने शायद उस दिन ज्यादा ही ओवर एक्ट कर दिया था, क्योंकि वासु अभी भी उसे याद करता है। दूसरी तरफ वासु का दोस्त प्रमोद हर वकील से संपर्क करता है, लेकिन कोई भी वासु का केस लेने को तैयार नहीं होता। तब कृति अपनी कजन पद्मा से केस लड़ने की गुजारिश करती है। पद्मा कहती है हालांकि मैं तुम्हारी कजन हूँ, लेकिन तुम लोग तभी याद करते हो जब तुम्हें मुझसे कोई कानूनी मदद चाहिए होती है। खैर मैं इस केस के लिए फीस चार्ज करूंगी। पद्मा जेल में वासु से मिलती है और कहती है तुम पर यह कॉपीराइट केस देश की एक बड़ी कंपनी SR पब्लिकेशन ने दर्ज किया है। तुमने उनकी किताबें ज्यों की त्यों कॉपी करके उन पर फिल्म बनाई है और अब तुमने हद कर दी। उनकी 2 और प्रसिद्ध तेलुगु और बंगाली नॉवल को कॉपी करके उनकी स्क्रिप्ट विशाल को भेज दी। कम से कम कैरेक्टर के नाम तो बदल लेते। पद्मा आगे कहती है अब जो हो गया सो हो गया, तुम कोर्ट में अपनी गलती मान लो, इससे सजा कम हो सकती है। यह सुनकर वासु गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने कुछ भी कॉपी नहीं किया है, ये नॉवल मैंने खुद लिखी है। अगर तुम्हें यहाँ केस लड़ना नहीं आता तो छोड़ दो, मैं किसी और वकील को हायर कर लूंगा। पद्मा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर पद्मा कृति से कहती है यहाँ बहुत जिद्दी है, मैं इससे समझा रही हूँ कि अपनी गलती मान ले, लेकिन यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। तुम कोई और वकील देख लो। कृति पद्मा से विनती करती है प्लीज वासु मेरे लिए बहुत स्पेशल है, कुछ करो। पद्मा कहती है मेरे ओपोनेंट मिस्टर कृष्णमूर्ति है जो मेरे गुरु है, उनके सामने केस लड़ने का मतलब है साफ साफ हारना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि कम से कम उसे बेल मिल जाए। हालांकि हम यहाँ केस नहीं जीत सकते। अब कोर्ट का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ लॉयर कृष्णमूर्ति कहते हैं मेरे क्लाइंट SR पब्लिशर के 3 बेस्ट सेलिंग नॉवल है जो 1970 के प्रसिद्ध लेखक श्याम सिंह रॉय की लिखी हुई है। इन नॉवल की ज्यों की त्यों नकल करके वासु ने खूब नाम और पैसा कमाया है। यह कॉपीराइट उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। कृष्णमूर्ति कोर्ट में उन नॉवल की ओरिजिनल कॉपी पेश करते हैं, जिससे यहाँ साबित होता है कि वासु की स्क्रिप्ट उन्हीं नॉवल से ली गई है। वासु कहते हैं मैंने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया, आप चाहिए तो मेरा लाइव डिटेक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। वासु की यह बात सुनकर कृष्णमूर्ति भी इस पर सहमति दे देते हैं। अगले सीन में वासु का लाइट डिटेक्शन टेस्ट होता है। अगले दिन कोर्ट में टेस्ट के नतीजे आते हैं जो यहाँ साबित करते हैं कि वासु झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ उनकी ही क्रिएशन है। लेकिन सवाल उठता है कि 2 अलग अलग बातें एक साथ सच कैसे हो सकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं लाइट डिटेक्शन टेस्ट को हम मुख्य सबूत नहीं मान सकते, मिस्टर वासु को कोई और सबूत लाना होगा। इस पर वासु की वकील पद्मा कोर्ट से बेल की रिक्वेस्ट करती है और कुछ वक्त मांगती है ताकि वासु के लिए नए सबूत इकट्ठा की जा सके। कोर्ट वासु को बेल के साथ साथ 3 दिन की मोहलत देता है ताकि वहाँ सबूत खोज सके। अगले सीन में वासु, कृति, पद्मा और प्रमोद आपस में केस पर चर्चा कर रहे होते हैं। वासु अभी भी अपने बात पर अड़ा रहता है। दूसरी तरफ पद्मा SR पब्लिशर की एक किताब दिखाते हुए कहती है SR का मतलब सिंह रॉय है। असल में इन सभी किताबों का असली लेखक श्याम सिंह रॉय है। मैंने उसकी पूरी फैमिली स्टडी की। श्याम की माँ तेलुगु और पिता बंगाली थे। दोनों की लव मैरिज हुई थी और फिर वे वेस्ट बंगाल में बस गए। श्याम की 3 बड़े भाई थे और वे वेस्ट बंगाल के खड़गपुर जिले में रहते थे। श्याम अपने समय के एक प्रसिद्ध लेखक और सोशल एक्टिविस्ट थे, लेकिन 1977 के बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। शायद उनकी मौत हो चुकी है और किसी को यह नहीं पता कि उनकी कब्र कहाँ है। 1985 में उनके 3 भाई भी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। अब उनके बेटों ने तुम पर यहाँ केस किया है। पद्मा आगे कहती है श्याम सिंह राय की कोई भी फोटो हमें नहीं मिली, यहाँ नहीं पता कि वहाँ कैसे दिखते थे। फिर पद्मा श्याम की लिखी एक किताब आगे बढ़ा देती है। वासु वहाँ किताब पढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ किताब बंगाली में थी और वासु को बंगाली नहीं आती थी। जैसे जैसे वासु किताब पढ़ता है अचानक से वो फिर से होश खोने लगता है। उसके कान से खून बहने लगता है। प्रमोद तुरंत कहता है वासु तुम्हारे कान से फिर से खून बहने लगा है। उसी पर वासु को होश आ जाता है। इस बार कृति भी इस बात को नोटिस करती है। कृति जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, वासु की कान से खून बहना और थोड़े समय के लिए ब्लैक आउट होना, इन सब में एक पैटर्न देखती है। कृति वासु को लेकर अपने गुरु के पास जाती है जो साइकोलॉजी की क्षेत्र में एक विशेषज्ञ थी। दोनों मिलकर वासु का क्लिनिक
क्लिनिकल हिप्नोसिस करने की निर्णय लेते हैं ताकि यहाँ पता चल सके कि जब वासु ब्लैकआउट होता है और उसके कान से खून बहने लगता है तब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अब एक पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। हिप्नोसिस के दौरान मैम वासु से कुछ सवाल पूछते हैं। धीरे धीरे वासु पूरे ब्लैकआउट हो जाता है और उसके कान से खून बहने लगता है। इस दौरान वासु एक नाम लेता है, रोजी। मैम पूछती है रोजी कौन है? वासु कहता है हमारी स्त्री यानी मेरी पत्नी। मैम फिर पूछती है क्या रोजी ने तुम्हें किताब दी? वासु जवाब देता है नहीं, ये किताबें तब लिखी भी नहीं गई थी। मैम सवाल करती है तुम किस समय की बात कर रहे हो? वासु कहता है साल 1969। मैम पूछती तुम्हारा नाम क्या है? वासु अपने मुझ पर हाथ फेरते हुए कहता है श्याम सिंह राय। यहाँ से हमें वासु के रूप में श्याम सिंह राय की पूरी जिंदगी देखने को मिलती है। यहाँ कहानी हमें खड़गपुर वेस्ट बंगाल साल 1969 में ले जाती है। श्याम अपने काम से घर लौट रहा होता है, तभी वहाँ गांव के कुएं के पास कुछ लोगों को देखता है जो प्यास से तड़प रहे होते हैं और पानी मांग रहे होते हैं। इस पर श्याम कहता है मांगने के बजाय खुद कुएं से पानी क्यों नहीं निकाल लेते। यहाँ सुनते ही वहाँ के बड़े लोग श्याम को रोकते हुए कहते हैं यहाँ छोटी जात का है, यहाँ कुआं नहीं छू सकता। दूसरा व्यक्ति बोलता है यहाँ अछूत है, अगर इसने पानी छुआ तो पानी भी अछूत हो जाएगा। श्याम गहरी सांस लेकर जवाब देता है अगर ऐसा है तो तुम लोग इस जमीन पर चलना और इस हवा में सांस लेना भी बंद कर दो, क्योंकि यहाँ अछूत भी जमीन पर चलता है और उसी हवा में सांस ले रहा है। हर इंसान को प्यास लगती है, इसलिए सबको पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने का हक है। श्याम की बातें सुनकर भी वहाँ खड़े लोगों पर कोई असर नहीं होता। वे कहते हैं अगर इसने कुआं छुआ तो हम इसके घर जला देंगे। यहाँ सुनते ही श्याम उसी छोटी जात के व्यक्ति को उठाकर कुएं में फेंक देता है और गुस्से में कहता है अब यहाँ पानी भी मत पीना, क्योंकि यहाँ भी अछूत हो गया है। श्याम जाते हुए कहता है उसके घर को जलाने से पहले याद रखना कि श्याम सिंह राय तुम्हारा घर भी जानता है, खबरदार। श्याम जब घर पहुंचता है तो उसका बड़ा भाई, जिसे वहाँ पिता समान मानता है, उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी इस काम की वजह से गाँव वाले हमें गाँव से निकाल देंगे। इस पर श्याम ठंडे स्वर में कहता है वो मुझे क्या निकालेंगे, मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। इन दिनों में श्याम के तीसरा भाई मनोज हमेशा श्याम का समर्थन करता था। वहाँ कहता है श्याम आज ही नवरात्रि शुरू हुई है, कम से कम पूरे त्योहार तक तो रुक जाओ। श्याम गंभीर होकर कहता है त्योहार तो हर साल आएंगे, लेकिन मेरी कीमती वक्त दोबारा नहीं आएगा। रात में श्याम अपने बड़े भाई का पैर छूता है और घर से निकल जाता है। जब वहाँ नदी के किनारे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि नाव वाला वहाँ नहीं है। वहाँ तो नवरात्रि के पहले दिन मंदिर के कार्यक्रम में गया है। मजबूरन श्याम भी मंदिर की ओर चल पड़ता है। मंदिर में भीड़ लगी थी। थोड़ी देर में कुछ लड़कियों का डांस शुरू होता है। श्याम की नजर उसमें एक लड़की पर अटक जाती है। पहली ही नजर में वहाँ उसे भा जाती है। श्याम उसे देखता ही रह जाता है, मानो दुनिया थम गई हो। डांस खत्म होने के बाद सारी लड़कियां मंदिर के अंदर चली जाती है। तभी नाव वाला श्याम के पास आता है और कहता है दादा आप मुझे ढूंढ रहे थे? श्याम पूछता है ये लड़कियां अंदर क्यों गई? नाव वाला जवाब देता है ये सभी देवदासियां हैं, इन्हें बांग्लादेश से लाया गया है। ये सब ईश्वर की पत्नियां हैं, कोई भी आदमी इन पर नजर नहीं डाल सकता। लेकिन श्याम के मन में उस लड़की के लिए एक अजीब सा आकर्षण पनप चुका था। अब हम मंदिर के अंदर का दृश्य देखते हैं, जहाँ सभी देवदासियां लाइन में खड़ी होती है। तभी मंदिर का महंत आता है और उनमें से एक लड़की की तरफ इशारा करता है। महंत के सेवक उस लड़की से कहते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, अगर देरी हुई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। असल में महंत हर रात एक देवदासी के साथ रात बिताता था। अगले सीन में श्याम को दिखाया जाता है जो नवरात्रि तक गाँव में रुकने का फैसला कर लेता है। आज वहाँ उस लड़की के पास जाता है और कहता है तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था, तुम्हारा नाम क्या है, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? तभी पीछे से उसकी एक दोस्त आवाज लगाती है मैत्री चलो अंदर देर हो रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मैत्री है। श्याम बिना जवाब मिले उसे जाते हुए देख रहा होता है। रात में मैत्री अपने दोस्त शशि को बताती है आज पहली बार किसी लड़के ने मुझसे बात की और वहाँ मुझसे बाहर मिलने की बात कर रहा था। यहाँ सब सुनकर ऐसा लगता है कि मैत्री भी उसके प्रति आकर्षित हो रही थी। अगली रात मंदिर में देवदासी की लीडर लोगों को एक नाटक के दौरान बताती है हम देवदासियां हैं, ईश्वर की दासी, और मंदिर ही हमारा घर, यही हमारा दुनिया है। जब मैत्री की लीडर ने कहा हम मंदिर की दासियां हैं और इससे बाहर जाना हमें अलाउड नहीं, तो श्याम बीच में बोल पड़ता है पूरी दुनिया ही ईश्वर ने बनाई है, इसलिए पूरी दुनिया ही ईश्वर का घर है, फिर जाने आने में क्या दिक्कत। ऐसा लग रहा था कि श्याम ये बातें किसी और से नहीं बल्कि इनडायरेक्टली मैत्री से कह रहा था। खैर प्रोग्राम के बाद श्याम ने मैत्री से कहा मैं आज रात 10 बजे मंदिर के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। रात के 10 बजे ही मैत्री चुपचाप दबे पांव मंदिर के बाहर आ गई। श्याम वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। मैत्री हल्की आवाज में बोली मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम सच में मेरे इंतजार कर रहे हो या नहीं। श्याम की प्यार और विनती करने पर थोड़ी देर बाद मैत्री उसके साथ बाहर नदी किनारे चली गई। दोनों नाव में बैठकर बातें करने लगे। श्याम ने मुस्कुराते हुए पूछा मैत्री ये नाम तुम्हें मंदिर से मिला है, पर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा असली नाम क्या रखा था? मैत्री ने थोड़ी उदासी से कहा मैं उनसे जरूर पूछती, अगर उनसे कभी मिली होती
थी। अब मैत्री ने श्याम से पूछा, तुम क्या करते हो? श्याम ने जवाब दिया, मैं एक लेखक हूँ। वो बातें जो दुनिया को जाननी चाहिए मैं अपने लेखन से बताता हूँ। मैत्री ने हल्के हंसते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम दुनिया को मेरे बारे में बताना चाहो तो कैसे बताओगे? श्याम ने कविताओं में पिरोकर बहुत प्यारे तरीके से मैत्री का वर्णन किया। मैत्री सुनते ही जैसे मंत्र मुक्त हो गई। इसके बाद हर रात श्याम और मैत्री मिलने लगे। जहाँ पूरे दिन में मैत्री एक बंद मंदिर में गुलाम की तरह रहती थी, वहीं रात में श्याम के साथ आजाद परिंदे की तरह घूमती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दिन में एक दूसरे को याद करते और रात में साथ में समय बिताते। एक रात गुलाब के बाग में श्याम मैत्री से कहा, तुम इस गुलाब की तरह हो जो अपनी खूबसूरती और प्यार चारों तरफ बिखेरते हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रोजी होगा। मैत्री को यह नाम बेहद पसंद आया। विजयदशमी से एक रात पहले रोजी और श्याम फिर से मिलते हैं। रोजी जानती थी कि कल के बाद उसकी यहाँ आजादी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। श्याम ने रोजी से कहा, रोजी तुम मेरे साथ कोलकाता चलो, हम दोनों शादी कर लेंगे और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। रोजी ने उदासी भरे स्वर में कहा, मैं एक देवदासी हूँ, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। श्याम ने जवाब दिया, ये सब लोगों द्वारा बनाई गई कुरीतियां हैं। क्या तुम इस जीवन में खुश हो? नहीं ना, इंसान के लिए उसका आत्मसम्मान सबसे जरूरी होता है। श्याम ने रोजी को कई बातें कही जिससे उसे प्रेरणा मिले और वो हिम्मत जुटा सके। अंत में श्याम ने कहा, कल विजयदशमी है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल के बाद हम साथ में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगले समय हम विजयदशमी की रात को देखते हैं। श्याम काफी देर तक रोजी का इंतजार करता है पर वहाँ इस बार नहीं आई। तभी श्याम ने देखा कि एक डॉक्टर उस मंदिर में जा रही है। श्याम भी उसके पीछे पीछे मंदिर के अंदर चला गया। अंदर का सीन बेहद दर्दनाक था। सभी देवदासियां रोजी को घेर कर बैठी थी। रोजी रो रही थी, उसके शरीर पर चोट के निशान थे। श्याम ने रोजी की हालत देखकर बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में श्याम ने कहा, यहाँ सब क्या हो रहा है? अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जिसमें जहाँ रोजी श्याम के साथ जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तब ये हमेशा की तरह मंदिर में आ धमकता है। इस पर वहाँ एक छोटी सी बच्ची की ओर इशारा करता है जो कि देवदासी थी। वहाँ बच्ची डर के मारे रोने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे अंदर नहीं जाना। रोजी बच्ची की हाथ थाम लेती है और मजबूती से कहती है, यहाँ कहीं नहीं जाएगी, हम देवदासियां ईश्वर की पत्नियां हैं, इसलिए हम भी देवियों की समान हैं, हम किसी आदमी की कठपुतली नहीं है। यहाँ सुनते ही महंत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। वहाँ रोजी को बुरी तरह से पिटने लगता है और गुस्से में चिढ़ता है, तुम ईश्वर की नहीं मेरी दासिया हो। क्रोध में वहाँ रोजी पर और भी घिनौना अत्याचार करता है और तभी श्याम यहाँ सुनकर बेकाबू हो जाता है। श्याम दूसरे मंदिर में पहुँच जाता है जहाँ महंत यज्ञ कर रहा था। मंदिर में घुसते ही श्याम महंत के सभी आदमियों को एक एक करके मार गिराता है। फिर महंत के साथ उसका सीधा सामना होता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है जिसमें श्याम महंत को बुरी तरह से घायल कर देता है। अपने क्रोध की चरम सीमा पर पहुंचकर श्याम महंत के प्राइवेट पार्ट को काटकर उसे जलती हुई आग में फेंक देता है। श्याम गरजते हुए कहता है, आज से कोई भी यहाँ किसी की दासी नहीं होगी, खबरदार। उस दिन के बाद श्याम और रोजी वहाँ से कोलकाता चले जाते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। श्याम रोजी को रॉयल्स विलेज नाम की एक जगह ले जाता है जहाँ उन्हें काम करने के बदले रहने और खाने की जगह मिल जाती है। रोजी की आंखों में दुनिया को खुलकर देखने की चमक होती है और धीरे धीरे वहाँ एक नई जिंदगी बसा लेते हैं। वहाँ श्याम प्रेस में काम करने लगता है और रोजी लड़कियों को क्लासिकल डांस सिखाने लगती है। एक दिन डॉक्टर ने उनसे कहा कि रोजी माँ नहीं बन सकती, जिससे रोजी टूटकर रोने लगती है। श्याम उसे अपने गले लगाकर कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? कुछ समय बाद श्याम अपनी लिखी हुई किताबें प्रेस के मालिक को दिखाता है जो उन्हें बेहद पसंद आती है। धीरे धीरे श्याम के लेख अखबारों में छपने लगते हैं और उनकी किताबें हर जगह लोकप्रिय हो जाती है। बच्चे बूढ़े सब उनकी किताबें पढ़ते हैं। उसकी लेखनी समाज में क्रांति लाती है, कुरीतियों पर तीखे प्रहार करती है और लोगों को जागरूक करती है। एक दिन रोजी श्याम से कहती है, श्याम मेरी तो किस्मत अच्छी थी जो मैं इस देवदासी प्रथा से निकल पाई, लेकिन आज भी लाखों लड़कियां इस जाल में फंसी हुई है। कितना अच्छा होता अगर वो भी मेरी तरह आजाद हो पाती। यहाँ सुनकर श्याम को अपनी नई मकसद मिल जाता है। वहाँ अपने लेखों से सरकार पर दबाव डालता है और जल्द ही देवदासी प्रथा को सरकार बंद करवा देती है। श्याम और रोजी मिलकर एक ट्रस्ट खोलते हैं जहाँ सभी को रोजगार मिलता है। श्याम का नाम हर जगह मशहूर हो जाता है, लेकिन समाज का एक वर्ग उनके विचारों को नापसंद करता है और उनकी किताबों को सार्वजनिक रूप से जलाया करता है। फिर भी श्याम के विचार नए बदलाव लाते रहते हैं। समय बीतता है लेकिन श्याम और रोजी की लड़ाई समाज को बदलने के लिए जारी रहती है। अब सीन बदलता है। हम श्याम के तीसरे बड़े भाई मनोज को देखते हैं। वहाँ श्याम से मिलने आता है और धीरे से कहता है, बड़े भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने तुझे याद किया है, वहाँ तुझे एक बार देखना चाहते हैं, चल मेरे साथ गाँव चल। श्याम के लिए उसके बड़े भाई पिता समान थे। वहाँ एक क्षण भी नहीं गंवाता और गाँव जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी ओर रोजी की आंखों में चिंता की परछाई गहरी हो जाती है। वहाँ उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज मत जाओ, उस गाँव में हमने वहाँ बहुत कुछ झेला है, मुझे एक अजीब सा डर सता रहा है, कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा न हो जाए। श्याम उसकी आंखों में वादा करते हैं, मैं सही सलामत वापस लौटूंगा। रास्ते
रास्ते में नाव में बैठे हुए श्याम एक छोटी सी कहानी लिखता है और मनोज को देखकर कहता है इसे पढ़कर अपनी राय देना। अगले सीन में दोनों भाई गांव पहुंच जाते हैं। मनोज को उसका बड़ा भाई बाजार सामान लेने भेज देता है। घर में श्याम के बड़े भाई उसके लिए खाना परोसते हैं। माहौल में एक अजीब सी चुप्पी पसरी होती है। तभी सबसे बड़ा भाई बोलता है तूने भले ही बड़ा नाम कमा लिया हो पर हमें तेरे विचार कभी पसंद नहीं आए। अब इन सब बातों को छोड़, हमने तेरे लिए अपनी जात की एक लड़की देख रखी है, उसे से शादी कर और यहीं बस जा। यहाँ सुनते ही श्याम थाली छोड़ उठ खड़ा होता है। उसकी आवाज में एक सख्ताई होती है। आपको पता है मेरी शादी हो चुकी है, अगर मुझे इन सब बेकार बातों के लिए बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ। तभी दोनों बड़े भाई मिलकर उस पर चाकू से वार कर देते हैं। श्याम की आंखों में आश्वास की एक लहर दौड़ती है। वहाँ देखता रह जाता है। उसकी भाभियां भी कुछ नहीं कहती, जैसे यहाँ सब पहले से ही तय हो चुका था। श्याम जख्मी हालत में अपने बड़े भाई की तरफ देखता है जो कहता है तेरे विचारों और काम की वजह से गाँव वाले ने हमें इज्जत देना बंद कर दिया। तुझे मारकर हम अपनी इज्जत वापस लेंगे। श्याम अभी भी यकीन नहीं कर पाता कि उसके पिता समान बड़े भाई ने यहाँ सब किया। तभी मनोज बाजार से वापस लौट आता है। यहाँ दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आती है। वहाँ फुट फुट कर कहता है श्याम मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। श्याम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा नजर आता है, रोजी। उसे याद आता है वहाँ वादा जो अब कभी पूरा नहीं हो सकता। उसकी आंखें बंद होती है, आंखें में बस रोजी 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 ही होती है। अगले सीन में वासु हिप्नोसिस से बाहर आता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा संकल्प होता है, मुझे रोजी को ढूंढने के लिए कोलकाता जाना है। वहाँ उसी प्रेस में जाता है जहाँ श्याम ने रोजी को छोड़ा था, लेकिन अब रोजी वहाँ नहीं मिलती। श्याम के वापस न लौटने पर वहाँ उसे ढूंढने के लिए निकल गई थी। वासु के दिल में यहाँ ख्याल गहराने लगता है कि शायद रोजी भी अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। वकील कृष्णमूर्ति सारी घटनाओं को एक मतगणन कहानी बताते हुए कहते हैं पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती, कोर्ट सिर्फ सबूतों पर भरोसा करती है। वहीं वकील पद्मा पूरी कोशिश करती है कि कोर्ट को यकीन दिला सके, मगर अफसोस कोर्ट उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती। कोर्ट जैसे ही वकील कृष्णमूर्ति के पक्ष में फैसला सुनाने जाती है तभी अचानक दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। यह दृश्य इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ लेकर आता है। असल में कार एक्सीडेंट में श्याम के तीनों बड़े भाई मरे नहीं थे, मनोज अभी भी जिंदा था। वहाँ व्हील चेयर पर कोर्ट में आता है। उसकी आंखें वासु से मिलती है। वहाँ एक क्षण में पहचान जाता है कि यह मेरा श्याम है। अब मनोज कोर्ट में गवाही देता है, वासु ही श्याम है, यही मेरे भाई का पुनर्जन्म है, यही श्याम सिंह राय है। कृष्णमूर्ति से चुनौती देते हुए पूछते हैं हम आपकी बात क्यों माने, आपके पास क्या ठोस सबूत है जो इसे साबित कर सके। मनोज शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है हमारे पास सबूत है। आपको याद है जब मैं श्याम को वापस लेकर जा रहा था तब नाव में उसने मुझे कहानी पढ़ने को दी और कहा था कि अपनी राय देना, लेकिन उसके मरने के बाद वहाँ कहानी कहीं प्रकाशित नहीं हुई। वहाँ कहानी मेरे पास ही रह गई। पर हाल ही में मैंने वही कहानी एक शॉर्ट फिल्म में देखी जो फिल्म वासु और कृति ने मिलकर बनाई थी। मनोज की आवाज में गहरा दर्द और यकीन था। पब्लिश की गई किताबों की नकल कर लेना शायद मुमकिन हो, पर जो कहानी कभी पब्लिश नहीं है उनकी ये पिक्चर कैसे बना सकते हैं। यहाँ साफ है कि वासु ही मेरा भाई श्याम सिंह राय है और अब एसआर पब्लिशर के चेयरमैन होने के नाते मैं यहाँ केस वापस लेता हूँ। कोर्ट में एक सन्नाटा छा जाता है और केस वहीं समाप्त हो जाता है। बाद में वासु मनोज से मिलता है। मनोज की आंखों में आंसू होते हैं। वहाँ टूटते हुए सर में कहता है श्याम मुझे माफ कर दे, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे नहीं पता था कि बड़े भाई तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तुम हमेशा जिद्दी थे और अपनी जिद में फिर लौटाए। यहाँ कंपनी तुम्हारी ही है। वासु का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसकी आवाज में एक थकान थी। मैं इस कंपनी का क्या करूँगा जब मैंने अपना वादा ही नहीं निभा पाया, रोजी को भी इस रास्ते में ही छोड़ दिया। मुझे यकीन है रोजी मरते दम तक मेरे इंतजार किया होगा। मुझे नहीं पता मैं फिर क्यों जन्मा जब मेरी रोजी ही अब नहीं है। मनोज एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर वहाँ धीरे से कहता है श्याम रोजी अभी भी जिंदा है, वहाँ आज भी तुम्हारी राह देख रही है। मनोज श्याम को रोजी का पता देता है। अगले दृश्य में वासु समुद्र के किनारे खड़ी रोजी को देखता है। वहाँ उसके पास जाता है। जैसे ही रोजी उससे देखती है उसकी आंखों में अनगिनत भाव तैरने लगते हैं। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे रोजी को हमेशा यकीन था कि श्याम एक दिन लौटेगा। कुछ देर तक वे दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर रोजी श्याम के गले लग जाती है। उसकी सांसें धीमी हो जाती है जैसे उसे अब सुकून मिल गया हो, और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। वासु की आंखों में आंसू बहने लगते हैं जो रुकने का नाम नहीं लेता। ये प्रेम और इंतजार की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।